नमस्कार। हमारे बीच में आज सोलन रेडियो 90.4 एफएम पर डॉक्टर सुदेश ठाकुर जी हैं, जो इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं और सेमीकंडक्टर लैब जो मोहाली में है उसमें डिप्टी हेड पर कार्यरत हैं, पद पर कार्यरत हैं। और वो आज हमारे बीच में हैं यहाँ सोलन। हमने उनको आमंत्रित किया है कि वो आज हमारे साथ विचार साझा करेंगे कि किस तरह से वो आईआईटी पहुँचे और आईआईटी से इसरो में आए, और इसरो में रहते हुए उन्होंने किस तरह के सोशल कंसर्न्स को लेकर, एजुकेशन के कंसर्न्स को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। और नमस्कार। तो कृपया बताइए अपने बारे में थोड़ा, और कैसे ये जर्नी आपकी रही, थोड़ा उसके बारे में जी बताइए मनोज जी, हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपकी समस्त टीम का, आपके दर्शकों का, कि आपने मुझे इस सोलन रेडियो 90.4 एफएम पर आने का मौका दिया और आपके दर्शकों के साथ बातचीत करने का एक मौका दिया। मेरी जो जर्नी है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो यात्रा बड़ी साधारण और ग्रामीण पृष्ठभूमि में रही है। मेरा बचपन गांव की गलियों में बीता है और मैं सरकारी जो स्कूल होते हैं उनसे मैंने पढ़ाई की है। वहाँ से पढ़कर मैं आईआईटी और इसरो तक पहुँचा। तो मैंने संघर्ष को देखा है, संघर्ष को मैंने जिया है। तो जैसा आप पूछ रहे थे कि शिक्षा की तरफ आपका रुझान किस तरह से आया, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब गांव के जो बच्चे होते हैं बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं उनके अभाव में बड़ा संघर्ष में जीवन जीते हैं और जहां उनको पहुंचना चाहिए वहां वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ प्रयोग हमें जब मैं इसरो में पहुंच गया और एक लगभग एक दशक का अनुभव मुझे इसरो का जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जहां मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आया सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में डेपुटेशन पर, तो मुझे लगा कि अब जो संघर्ष मैंने जिया है, जो अ, संसाधनों की कमी मैंने देखी है अपने जीवन में, तो उसको कैसे समाज को दिया जा सके। तो ऐसे संगठन के माध्यम से, संगठन के विभिन्न आयामों के संपर्क में मैं आया, चाहे विद्या भारती हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो, भारतीय शिक्षण मंडल हो, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हो, या संगठन के अन्य प्रकल्प हों, उन सभी में मैंने कार्य किया और मुझे बहुत सारे प्रचारकों के साथ कार्य करने का मौका मिला। तो जिसमें मुझे लगा कि विद्या भारती जो स्कूली शिक्षा में दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्थान है, जिसके लगभग 25,000 जो स्कूल हैं पूरे देश भर में चलते हैं, तो उनके साथ काम करके मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे वो मौका, वो मंच मिल रहा है जिसके माध्यम से मैं समाज में जो कमी और संघर्ष मैंने देखा उसको दूर किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे संगठन मंत्रियों की प्रेरणा से कई सारे प्रयोग हमने शुरू किए। सबसे पहले पंजाब सुपर 100 एक प्रयोग उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ इसलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा नहीं होती, वो दरअसल क्या है कि फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते हैं। वो जो आज के समय में कोचिंग माफिया पूरे देश में चल रहा है, तो उसकी जो फीस है वो इतनी ज़्यादा है कि आम व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो फीस नहीं दे पाते हैं। तो मैंने अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर एक पंजाब सुपर 100 प्रकल्प की परिकल्पना की, जिसके माध्यम से मेरे जैसे दर्जनों जो प्रोफेशनल्स थे वो शाम को ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते थे। तो ये जो प्रकल्प है ये विद्या भारती पंजाब के साथ मिलकर कई वर्षों तक चला और इससे हजारों बच्चों को लाभ भी मिला। जब हम इस प्रकल्प पर कार्य कर रहे थे तो उसी दौरान एक विचार आया कि हमें कुछ ऐसा मंच बनाना चाहिए जिस मंच के माध्यम से हम लोग शिक्षा की उन विधाओं पर, शिक्षा की उन चुनौतियों पर, शिक्षा के उन आयामों पर चर्चा कर सकें जिसकी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
और ऐसा मुझे जब विचार आया तो मैंने चिंतन मंथन किया, तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में जो खेल-कूद है, वो शिक्षा का एक छोटा-सा अंग है और उसके लिए एक वैश्विक मंच है, जिसको हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं। और उस मंच के माध्यम से जो खेल-कूदों में की जो प्रगति है, खेल-कूदों में जो उन्नति है, वो पीछे कई दशकों में हमने बहुत अच्छी देखी है। जो खेल-कूद का पैटर्न है, वो यूनिफ़ॉर्म है। लेकिन जब शिक्षा, जो कि खेल-कूद एक छोटा-सा अंग है उसका, उस शिक्षा जैसे विषय के लिए पूरी दुनिया में कोई ऐसा वैश्विक मंच नहीं है। और शिक्षा सभी समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक चीज़ है। और ऐसा देखेंगे भी आप कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पे गरीबी है, भूखमरी है और वहाँ पे लोग मतलब कि एक माइज़रेबल लाइफ जीते हैं। उनको दूसरे देशों के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है। और ये चीज़ मैंने गाँव में देखी, मैंने जी, तो मुझे लगा कि शिक्षा जैसे विषय पर कुछ संवाद हो, एक यूनिफ़ॉर्म पैटर्न बने। अगर हम जैसे अपने देश में भी देखें, तो जो उच्च शिक्षा है, जिसको हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शिक्षा बोलते हैं, उस शिक्षा में काफ़ी हद तक यूनिफ़ॉर्मिटी है। सिलेबस में, चाहे टीचिंग मेथोडोलॉजी में है। लेकिन जो स्कूली शिक्षा है, उसमें आप देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं कि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग बोर्ड्स होते हैं। तो मुझे लगा कि इन सभी डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए ये डिस्पैरिटीज़ किसी एक सरकार, एक संस्थान या एक समूह, व्यक्तियों के समूह के द्वारा नहीं की जा सकती। ये एक मंच के द्वारा की जा सकती है, जिस पर सभी तरह के लोगों को आकर संवाद करने का मौका मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हमें एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंच है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि हम लोग शिक्षा महाकुंभ जैसा एक मंच बना रहे हैं। अनादिकाल में भारत में कुंभों की परंपरा रही है। इस वर्ष भी हमने देखा कि कई करोड़ लोग मतलब कि देश विदेश से महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा, उसमें आए और गंगा स्नान किया। लेकिन ये बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि हम सोचें कि जो कुंभ है या महाकुंभ है, वो गंगा स्नान और पूजा पद्धति तक ही सीमित हैं। ऐसा नहीं है। अनादिकाल में भारत में कुंभों की परंपरा रही है और अलग-अलग विधाओं पर कुंभों का चलन था। चाहे वो शिक्षा के कुंभ हों, चाहे वो टूरिज्म के कुंभ हों, चाहे वो ट्रेड फेयर के कुंभ हों। तो इस तरह की परंपरा रही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने विचार किया कि हमें शिक्षा महाकुंभ अभियान जैसा एक मंच बनाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है कि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं सोसाइटी में एजुकेशन को लेके, उन डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आपने ये अभियान शुरू किया है। जी। चाहे वो एक्सक्लूजन की बात हो, ड्रॉप आउट्स की बात हो, इनोवेशंस की कमी की बात हो, ग्रामीण ऐसे क्षेत्रों की बात हो जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँचती, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा आप एक प्लेटफॉर्म पे इसमें लेके आ रहे हैं। जी। तो जिससे कि वो एक दूसरे से सीख सकें। जी। तो ये आपका तो और ऐसे कौन कौन से इसमें मुख्य पहलू होंगे? और जैसे हम, क्योंकि ये हम सोलन रेडियो पर एफएम पर बैठे हैं, तो यहाँ के लोगों को कैसे आप एक संदेशा इस तरह के देना चाहेंगे, कुछ संदेश, जिससे कि यहाँ जो दूर दराज यहाँ के जो ऐसे एरियाज़ हैं और स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी भी हैं यहाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो कैसे इस शिक्षा महाकुंभ का पार्ट बन सकते हैं और कैसे हम उनको एंगेज कर सकते हैं आप इसमें शिक्षा महाकुंभ में, और उनको किस तरह के फ़ायदे भी हो सकते हैं? थोड़ा सा इस पे भी ज़रा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हम एक लोकल एफएम चैनल पर बैठे हैं, तो यकीनन हमें उसके माध्यम से जो हमारी लोकेलिटी है उस तक अपनी बात पहुंचाने का मौका आप दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा महाकुंभ है, शिक्षा महाकुंभ में शिक्षा की सभी विधाओं पर संवाद, चर्चा, कॉन्क्लेव्स, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, और जो विद्यार्थी हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, उनके लिए
अनेकों कार्यक्रम हैं। पीछे शिक्षा महाकुंभ के 4 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण NIT जलंधर में हुआ, फिर उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र में हुआ, फिर आपका NIT श्रीनगर हुआ, उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुआ कुरुक्षेत्र। और अब जो 5वां संस्करण है वो 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर के बीच में 3 दिन का नाईपर मोहाली, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, वहाँ पर हो रहा है। तो क्योंकि सोलन एक नज़दीकी हिमाचल प्रदेश का ज़िला है और ये जो इस बार का शिक्षा महाकुंभ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन जो शिक्षा महाकुंभ का जनक है, उसके प्रयासों से और नाईपर मोहाली के सहयोग से ये हो रहा है। और इसमें उत्तर भारत, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी प्रांतों के जो संस्थान हैं वो सभी संस्थान सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब इन सभी प्रांतों के संस्थान सहयोग कर रहे हैं तो इन प्रांतों के जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा महाकुंभ में आना चाहिए और शिक्षा महाकुंभ में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि शिक्षा महाकुंभ में अगर सोलन और आसपास के जो संस्थान हैं उनके बच्चे, उन बच्चों के अभिभावक आए तो उनको क्या मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि शिक्षा महाकुंभ के 5वें संस्करण में ऐसे दर्जनों कार्यक्रम हैं जिसमें ग्रास रूट वर्कर्स जो होते हैं, जो पंचायत हैं, आंगनबाड़ी हैं, ऐसे लोगों के लिए कॉन्क्लेव्स हैं, पेरेंट्स की कॉन्क्लेव्स हैं, टीचर्स की कॉन्क्लेव हैं। इन कॉन्क्लेव्स में होता क्या है कि हम कई बार चाय की चुस्कियाँ लेते हुए चर्चा करते हैं कि हमारा सिस्टम तो ऐसा है, हमारा सिस्टम वैसा है, हमारे सिस्टम में 50 तरह की समस्याएं हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जब वो चर्चा होती है उस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं होता है, तो वो चर्चाएं सिर्फ एक गॉसिप बनकर ही रह जाती हैं क्योंकि उनका कोई कंक्लूजन नहीं है। और आई फील कि डिस्कशन विदाउट कंक्लूजन इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो उन समस्याओं को हम एड्रेस कर सकें। तो इसमें मतलब आप एक तरह से स्ट्रक्चर्ड आउटकम इसका होगा। जी जी। मान लिया किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे कॉन्क्लेव है, एजुकेशन के, डिसेबिलिटी के, या और एनजीओ या दूसरे जो डायमेंशन आपने बताए हैं, तो उस पे फिर आप एक आउटकम उसका निकालेंगे जो डिफरेंट संगठनों या सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जा भी सकता है कि भाई ये इश्यूज़ हैं और ये किया जा सकता है। जब सारे स्टेक होल्डर उसमें अपना डिस्कस करके कुछ इश्यूज़ को उसका कुछ सजेशन देंगे तो वो फिर आप आगे तक इस जी बात बिल्कुल, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि डिस्कशन विदाउट कंक्लूजन इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो शिक्षा महाकुंभ अभियान में जो कार्यक्रम है वो संस्करण दर संस्करण इमर्ज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है और नया जब कंसेप्ट होता है तो इसको इवॉल्व होने में समय लगता है। अभी जैसे इस 5वें संस्करण की बात करें तो इस संस्करण में 12 तरह की कॉन्क्लेव्स हैं। मतलब कि गांव के प्रधान, आंगनवाड़ी के वर्कर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर्स, इन सभी वाइस चांसलर वगैरह भी वाइस और चांसलर्स, आएंगे, डायरेक्टर्स, मीडिया, इस तरह के 12 अलग अलग आयामों पर संवाद होगा। और हर कॉन्क्लेव को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें किस तरह के लोग भागीदारी करेंगे और क्या जो संवाद है उसका टॉपिक रहेगा और उस संवाद के बाद हमको क्या मिलेगा उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया जाएगा। जैसे इस बार की योजना है कि लगभग 35 से 40 ऐसे बुद्धिजीवी हर कॉन्क्लेव में भाग लेंगे और वो वहाँ पे संवाद करेंगे। वो पूरा रिकॉर्ड होता है। शिक्षा महाकुंभ अभियान का एक चैनल है और शिक्षा महाकुंभ अभियान की शिक्षा महाकुंभ.com वेबसाइट है जहाँ पर वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है। तो इसके माध्यम से पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में काम होता है। तो इसका मतलब है कि ये महाकुंभ जैसे एक बड़ी ग्लोबल इवेंट है तो और उसका लोकल इश्यूज पे भी उसमें डिस्कशन होगा। तो क्या महाकुंभ को जैसे महाकुंभ का कंसेप्ट है बड़ा एक कॉन्ग्रीगेशन, तो ऐसा ही कॉन्ग्रीगेशन में कुछ बीच में जैसे कुंभ छोटा या कुंभी
उस तरह का भी कुछ आयोजन का आपका विचार है इसमें आने वाले समय में कि भाई सभी संस्थान अपना अपना कुंभ या महाकुंभ से पहले छोटे छोटे आयोजन हो और फिर बाद में एक बड़ा महाकुंभ हो, कुछ ऐसे भी आपकी इसमें आ रहा है? ऐसा पहले विचार किया था जब शिक्षा महाकुंभ अभियान की परिकल्पना की गई थी और उसका जो ढांचा है संस्थागत, उस पे जब विचार किया जा रहा था, उसको बनाया जा रहा था, तो ऐसा था कि साल में एक शिक्षा कुंभ होगा, एक शिक्षा महाकुंभ होगा। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ इवॉल्व हुई कि हमको साल में 2 बड़े बड़े कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक कार्यक्रम हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें चलें, क्योंकि साल में जब 2 कार्य होते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा महाकुंभ है, इसको कोई सरकार सपोर्ट नहीं करती, इसको कोई संस्था सपोर्ट नहीं करती, इसको लोग ही सपोर्ट करते हैं। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करते हैं और चले जाते हैं। उनको ना कोई आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं और अपने संसाधन लगाते हैं और तब शिक्षा महाकुंभ होता है। और ये भी शिक्षा महाकुंभ की एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि जो संस्था या जो कार्यक्रम किसी संस्था या किसी सरकार पर निर्भर होते हैं, उनका भविष्य बहुत लंबा नहीं होता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखकर इस शिक्षा महाकुंभ अभियान की रचना की गई है। बहुत बढ़िया। तो इसमें जैसे नई शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति के अपने कुछ थ्रस्ट एरियाज हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी है या एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है या इंडस्ट्री के साथ एजुकेशन इस तरह की हो जो इंडस्ट्री के साथ तालमेल से काम करे। तो इसके बारे में महाकुंभ में आपका क्या, और स्टार्टअप्स है या मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, तो उससे कैसे ये महाकुंभ जो है आप कोशिश कर रहे हैं इसको लिंक करने की? अच्छा प्रश्न है आपका और समकालीन भी है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। लेकिन जब शिक्षा महाकुंभ अभियान की बात की जाती है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करना, आत्मनिर्भर भारत की बात करना बड़े छोटे विषय हैं, क्योंकि शिक्षा महाकुंभ अभियान को पूरा वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो जो रिसोर्सेज हैं उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो हम जो शिक्षा महाकुंभ अभियान का जो ध्येय लेकर चल रहे हैं वो वैश्विक है। और क्योंकि भारत से इसकी शुरुआत हो रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की जो अच्छी चीज़ें हैं और भारत की जो शिक्षा में चुनौतियां हैं उनका उन्मूलन करने में और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने में शिक्षा महाकुंभ यकीनन एक अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन इसको सिर्फ आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक सीमित करना एक कहीं ना कहीं बेईमानी होगी, क्योंकि शिक्षा महाकुंभ का एक बड़ा ग्लोबल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मैं सोलन रेडियो FM 90.4 के सभी दर्शकों और जो श्रोता हैं, मैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि खुद भी जाएं, अपने बच्चों की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चों का एक्सपोजर होगा, बच्चों की लर्निंग होगी और ये एक पूरा जो देश हमारा एक ट्रांजिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन में जो है जिस स्टेज में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक इनिशिएटिव है। हम धन्यवाद देते हैं FM 90.4 का, पवार साहब का और पूरी टीम का जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग की, और डॉक्टर सुदेश जी ठाकुर जो सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो में, उनका धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला। आज आप बहुत व्यस्त थे और उसके बावजूद आप यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।